नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल हेल्पर मेंस हिमाचल प्रदेश एसएससी के द्वारा इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन और यूपी आरएनएल TG2 इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम अभी रिसेंटली होने हैं और दोस्तों इनके लिए सॉल्यूशन सहित इम्पोर्टेंट प्रश्नों का वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आई होप आपको हमारे ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऐप में हम हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध करवाते हैं, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। MCQs PDF आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट electricalvk.net पर विज़िट करें, आपको वहाँ टेस्ट अटेम्प्ट करने को भी मिलेंगे, MCQs PDF भी मिलेगी। आइए दोस्तों आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। कोशिश की है क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाने की। आई होप कि हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे इसे समझ सकेंगे। एप्रिशिएट चीज़ों को ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए हो सके तो, ताकि वो भी इसे देख सके और हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। सवाल नंबर 1 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है और आई होप कि आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। एक बार देख लीजिए, फिर बड़ी करके स्क्रीन आपको क्वेश्चन पास में ले आता हूँ। सवाल कह रहा है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक लोड है जो 5.5 किलोवाट की एक्चुअल पावर लेता है, एक्टिव पावर लेता है। 2.5 kVAr की प्रेरणिक प्रतिघाती इंड्यूस्ड इंडक्टिव रिएक्टिव पावर है। हमें पावर फैक्टर को यूनिटी तक इम्प्रूव करना है। इसके लिए जो कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए। दोस्तों पावर फैक्टर को इकाई करने के लिए हमें करना होता है किलोवाट और केवीए को बराबर, यानी वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति के बराबर हो जाए। और दोस्तों ऐसा तब होता है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए। आई मीन KVAR का मान जितना लैगिंग में है उतना ही अगर लीडिंग में होगा तो ये रिएक्टिव पावर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगी, ख़त्म करेगी और परिपथ में किलोवाट और केवीए दोनों बराबर होंगे। इट मीन कैपेसिटर हमें उतने ही रेटिंग का लगाना होगा, क्योंकि पावर फैक्टर सुधारने के लिए जो कैपेसिटर होता है उसकी रेटिंग किस में होती है, KVAR में होती है। ये भी एक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अच्छा प्रश्न बनता है कि पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर की रेटिंग किस में होनी चाहिए, KVAR में होता है। अब जितनी इंडक्टिव रिएक्टिव पावर होती है उतना ही कैपेसिटर लगता है, ध्यान रखें। जब 2.5 kVAr का इंडक्टिव रिएक्टिव पावर है तो हमें भी 2.5 kVAr का ही कैपेसिटर बैंक लगाना होगा। इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन या डाउट आपको नहीं रखना है, C उत्तर आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंटली दिल्ली सब कोऑर्डिनेट में असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर था, उसमें यह आया है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जो पावर सप्लाई होती है उसमें उर्मिका घटक का मतलब होता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का मतलब क्या होता है? पहले तो मैं 2 सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाफ वेव और फुल वेव के रिपल फैक्टर के कमेंट आप सभी ज़रूर करें। मैं देखता हूँ कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को ध्यान से देखते हैं, कौन कौन से बच्चे, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ूंगा, कौन कौन से बच्चे हैं जो क्वेश्चंस का रिप्लाई करने में सक्षम है। हाफ वेव और फुल वेव का रिपल फैक्टर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। दरअसल सवाल क्या है दोस्तों, सवाल ये है कि जो रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है उसका मतलब क्या है। दोस्तों उसका मतलब होता है कि जो आउटपुट DC मिल रही है वो प्योर कितनी है। अगर आउटपुट रिपल फैक्टर का मान हाई है तो इसका मतलब सिंपल सा होता है कि आउटपुट में AC अधिक है, यानी आउटपुट में जो DC मिली थी वो उतनी ही पल्सेटिंग ज़्यादा है जितना रिपल फैक्टर का मान अधिक है। जैसे हाफ वेव का आप जानते हो 0.48 और हाफ वेव का 1.21 और फुल वेव का 0.48। तो इसका मतलब ये है कि फुल वेव की जो रेक्टिफिकेशन की जो शुद्धता है वो हाफ वेव की तुलना में ज़्यादा होती है। C ऑप्शन रहेगा, आउटपुट शक्ति की शुद्धता। सवाल नंबर 3 आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से कौन सा 0 डिग्री संयोजन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर में 4 तरह के कनेक्शन होते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री, +30 डिग्री और -30 डिग्री।
बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि 0 डिग्री वाला ही 180 डिग्री भी प्रदान कर सकता है, ये भी आप याद रखें, ठीक है। 30 डिग्री वाला प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। सबसे पहले तो बात काट दूं, स्टार और जिग जैग का कोई डिग्री नहीं बनता है। डिग्री केवल 4 की ही बनेगी, स्टार स्टार की बनेगी, डेल्टा डेल्टा की बनेगी। और ये जो सेम कनेक्शन होते हैं ये 0 या 180 दोनों के लिए होते हैं, ध्यान रखना। सो क्वेश्चन के अनुसार उत्तर क्या हो गया, बी। 0 डिग्री का जो फेज डिफरेंस है वो डेल्टा डेल्टा से ही मिल सकता है। अगर यहाँ 180 का भी होता तब भी उत्तर डेल्टा डेल्टा ही होता, ये ध्यान रखें। 30 डिग्री का होता तो ए और सी दोनों आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में क्या होता है। दोनों फ्लक्स का आपस में सहयोग पूछा है कि सहयोग क्या मतलब काम करने का तरीका पूछा है। तो सिंपल सी बात है, अगर क्यूमुलेट कर रहा है तो दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। देन अगर डिफरेंशियल की बात आ जाती तो ए ऑप्शन कर देते, दोनों फ्लक्स एक दूसरे का अपोजिशन करते हैं, विरोध करते हैं। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे और इसे सिंपल ना समझे दोस्तों, ये कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और जिस तरह से टेक्निकल लेवल पर परीक्षा का लेवल हमने देखा था, तो टेक्निकल के क्वेश्चन आपको इसी तरह को देखने को मिल भी सकते हैं। सवाल नेक्स्ट पूछ रहा है कि चालक का आर्थिक आकार कैसे डिसाइड किया जाता है। एक चालक का इकोनॉमिकल अगर साइज़ हमें डिसाइड करना हो तो इसके लिए केल्विन का नियम काम में लिया जाता है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्ज़ाम में हमने देखा, इसको कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। सवाल अगला ट्रांसफॉर्मर से संबंधित है और एक छोटी सी न्यूमेरिकल के साथ कैलकुलेशन दी गई है। 2 MVA 11 किलोवोल्ट 433 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज़ का ट्रांसफॉर्मर है। फुल लोड सेकेंडरी करंट की गणना करें जब इसमें डेल्टा स्टार कनेक्शन हो। देखिए डेल्टा स्टार से कोई मतलब नहीं है हमें, सेकेंडरी साइड की वोल्टेज दी हुई है, पावर रेटिंग सेम होती है, हम सभी जानते हैं। 3 फेज़ का ट्रांसफॉर्मर है। देन जो ट्रांसफार्मर का KVA निकलता है ना, वो √3 VI/1000 से होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। करंट कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब क्या है कि KVA में आपको भाग देना है √3 V का, यानी 2 MVA है और अगर इसे हम KVA में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनेगा 2000 KVA। इसमें आपको भाग देना है 433 × 1.732 का। कैलकुलेशन करके अपने उत्तर का मिलान करें माय डियर, आंसर आएगा 2666 एम्पियर, 2666 एम्पियर। डी ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। कैलकुलेशन करना, उत्तर का मिलान करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपका भी आंसर इतना ही आया क्या। कैलकुलेशन में एरर हो सकती है लेकिन तरीका यही रहेगा, एक बार आपको फिर बता दूँ। मोटर कंट्रोल जो सर्किट होते हैं उनमें VFD से क्या मतलब होता है। VFD का पूरा नाम होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, सी ऑप्शन होगा। VFD का दूसरा नाम होता है AFD, जिसका पूरा नाम होता है एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आजकल VFD को भी हटा दिया और इसकी जगह VF आ गया, यानी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। इसका भी पूरा नाम आ सकता है पेपर में, ज़रूर ध्यान रखें। आपके पेपर में क्या क्वेश्चन आता है ये अब आपको हर लेवल से सोचना है। VFD का पूरा नाम दिया है तो केवल VFD तक सीमित ना रहे, दूसरे तीसरे जितने भी हो सकते हैं उनको देखें। आयताकार क्रॉस सेक्शन, ट्रांसफॉर्मर में जो कोर होती है उसका क्षेत्रफल जो है वो आयताकार आकृति में है इस तरह से, तो इसका उपयोग अपन तभी करेंगे जब ट्रांसफार्मर की रेटिंग बहुत कम हो। कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी आमने सामने ऐसे 2 फलक पर होती है। प्राइमरी का फलक सेकेंडरी तक पहुंचने में कोर के माध्यम से रास्ता पूरा करता है, तो आयरन कोर है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रतिष्ठंभ और लीकेज देखने को मिलता है। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, कम कैपेसिटी वाले होते हैं। सवाल अगला है कि सिंगल फेज रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड कंडक्शन कब करता है। देखो ना तो इसने हाफ वेव लिखा है और ना ही फुल वेव लिखा है, लेकिन आपको मैं बता दूं डायोड कोई भी हो प्रथम हाफ साइकिल के लिए चालन करता है और अगले हाफ साइकिल के लिए नहीं करता। तो ये जो आधा चक्कर होता है ये कितने का होता है? 180 डिग्री का।
पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है और हाफ साइकिल 180 डिग्री का। तो रेक्टिफायर हाफ वेव हो, सिंगल फेज़ का या फुल वेव हो, 180 डिग्री के लिए करंट का कंडक्शन करते हैं, मतलब हाफ साइकिल बाद करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्शन देते हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं देते। सवाल, सर्किट ब्रेकर और HRC फ्यूज दोनों कंबाइंड यानी दोनों लगे हुए किसी एक सर्किट में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ज़रूर याद रखें। तो सर्किट ब्रेकर कब ऑपरेट होगा? माय डियर, सर्किट ब्रेकर केवल ओवरलोड के समय ही ऑपरेट होगा, ध्यान रखें। शॉर्ट सर्किट के समय इसमें फ्यूज ऑपरेट होगा। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दोबारा पढ़ लीजिए। इन केस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड HRC फ्यूज यूज्ड इन ए सर्किट, द सर्किट ब्रेकर विल ऑपरेट फॉर। सर्किट ब्रेकर केवल ओवरलोड के मामले में ऑपरेट होगा, शॉर्ट सर्किट के समय नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट के समय फ्यूज ऑपरेट होगा। सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। SCR की लेचिंग धारा 18 मिली एम्पियर है, इसकी होल्डिंग धारा कितनी होगी? दोस्तों, लेचिंग धारा हमेशा होल्डिंग धारा से अधिक होती है। इसका मतलब है होल्डिंग धारा का मान थोड़ा सा कम होगा। अब आप ये देखो कि होल्डिंग करंट जो है वो 18 मिली एम्पियर से कम किस ऑप्शन में है, और आप ध्यान से देखें तो केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, 7.2 मिली एम्पियर का यहाँ पर केवल एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब सी उत्तर आएगा। होल्डिंग करंट जो होती है वो लेचिंग से कम होती है। लेच का मतलब होता है कॉन्टैक्ट को बनाए रखने में सक्षम जो होता है ना वैल्यू, और होल्डिंग का मतलब होता है वो मिनिमम करंट जिसके लिए कॉन्टैक्ट होल्ड होता है। अगला सवाल है कि NP और NE एक शुद्ध अर्धचालक में होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए सही होगा? देखो, शुद्ध अर्धचालक को इंग्लिश में अपन इंट्रिंसिक बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, और जब ये सामान्य अवस्था में होते हैं तो इसमें होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा बराबर होती है। जैसे ही हम इसमें डोपिंग कर देते हैं उसके बाद में ये अशुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। इंग्लिश में इसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा अलग अलग हो जाती है, किसी एक में होल ज़्यादा, किसी एक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। जैसे N टाइप अगर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, और P टाइप है तो उसमें होल्स की मात्रा अधिक हो जाती है। यानी सेमीकंडक्टर जब शुद्ध रूप में है तो होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में उसमें देखने को मिलते हैं। सवाल नंबर 13, 2 अशून्य वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर बोल रहे हैं इसको, का सदिश गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा यदि उनके बीच कोण क्या है? बड़ा सिंपल सवाल है। अशून्य वेक्टर का मतलब क्या है? अशून्य का मतलब है कि उनमें तो कोई ना कोई वैल्यू है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए एक प्योर इंडक्टर है, तो उसमें वोल्टेज भी होगा और करंट भी होगा कि नहीं? इन दोनों की अपनी अपनी कोई ना कोई वैल्यू है, लेकिन हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारा फाइनल आंसर जो है वो 0 हो जाता है। ऐसा तब हो सकता है जब इनके बीच का कोण 90 डिग्री का हो। कैसे दोस्तों? क्योंकि V इंटू आई, मान लीजिए वोल्टेज 10 है, करंट 5 है, तो इन दोनों का उत्तर तो 50 आया, लेकिन एक ऐसा एंगल उनके बीच में बना कि ये 50 की वैल्यू 0 हो गई, तो कोस 90 का मान 0 होता है कि नहीं? वो कह रहा है कि यदि उनके बीच का कोण कुछ जाता है ना तो ये वैल्यू तुरंत 0 हो जाएगी, लेकिन वो खुद 0 नहीं है। क्वेश्चन समझ पाए हो? दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो। मान ऐसे है कि खुद 0 नहीं है, लेकिन उनको गुणनफल करते हैं तो वो 0 हो जाएगी अगर कोण हो तो, क्योंकि कोण पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब बी आएगा, 90 डिग्री अगर कोण होगा तो उत्तर 0 हो जाएगा। सवाल अगला, एक AC सीरीज परिपथ में 100 ओम का प्रतिरोध है और 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, टाइम कांस्टेंट बताएं। दोस्तों, कैपेसिटर का समय नियतांक RC होता है, यानी R इंटू सी होता है। रेजिस्टेंस 100 ओम का है और ये 2 माइक्रोफेरेड का है। माइक्रो का 10 की पावर -6 होती है, गुणा भाग करोगे तो 200 इंटू -6 आ रहा है।
2 यहाँ से काट दीजिए, 2 × -4 बचा दोस्तों, 2 × 10⁻⁻4 सेकंड लिखना है। अब देखो -4 में अगर मैं इसको 2 मिली में कन्वर्ट करूँ तो 2 × 10⁻1 मिली सेकेंड बचेगा, और 10⁻1 को लिखते हैं 0.2। डी उत्तर आएगा। 0.2 मिली सेकेंड इसका टाइम कांस्टेंट है। आप कैलकुलेशन करना, अपने लेवल पर मिलान करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर आपका भी इतना ही आ रहा है क्या। क्रॉस मैच ज़रूर करवा लिया करो, विशेष तौर से मेरी कैलकुलेशन को, तरीका सही रहता है, आंसर गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल अगला, एसी ट्रांसमिशन लाइन में निम्न में से कौन प्रेजेंट नहीं है। देखो स्किन इफेक्ट भी होता है, फेरेंटी भी है, प्रॉक्सिमिटी भी है, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं है। ये कहाँ देखने को मिलता है, ये लैंपों में देखने को मिलता है। कौन से लैंप में, डिस्चार्ज लैंप जो होते हैं ना, सोडियम वेपर लैंप, मर्करी वेपर लैंप, उन सब में होता है स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव। पहले तो यही बता देता हूँ, होता क्या है कि इनकी प्रकाश में जो रोटेटिंग मशीन होती है वो उल्टी घूमती हुई प्रतीत होती है। स्किन इफेक्ट क्या है, धारा चालक सतह के ऊपरी हिस्से में प्रवाहित होने का प्रयास करती है, जिससे प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। फेरेंटी प्रभाव क्या है, रिसीविंग एंड पर वोल्टेज सेंडिंग एंड की अपेक्षा अधिक हो जाती है। प्रॉक्सिमिटी प्रभाव को हिंदी में समीपता बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पास के चालक का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक को प्रभावित करता है, जिससे उसका धारा डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क आ जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ए बी सी तीनों ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलते हैं, जबकि डी जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। डीसी की ट्रांसमिशन लाइन है और स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखो आप सबने सुना होगा कि डीसी को अपन हमेशा HVDC बोलते आए हैं, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट होती है। इसके साथ ही याद रखें HVDC सदैव लॉन्ग ट्रांसमिशन वाली होती है, और कहते हैं कि लंबी दूरी जितनी होगी AC से कंपैरिजन करने पर DC उतनी ही इकोनॉमिकल होगी, यानी सस्ती होगी। सी ऑप्शन करेंगे, इट इज़ इकोनॉमिकल ओनली लॉन्ग ट्रांसमिशन, यानी लंबी दूरी के लिए ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है AC से तुलना करने पर। शॉर्ट और मीडियम में AC सस्ता होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन में DC सस्ता होता है। 17वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बेस लोड पावर प्लांट कौन सा है। 2 तरह के पावर प्लांट होते हैं, एक को बोलते हैं पीक, दूसरे को बोलते हैं बेस लोड। बेस लोड में आएगा न्यूक्लियर, थर्मल और हाइड्रो, जबकि गैस, डीजल ये सब जो भी होते हैं पीक पावर प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। यानी ए और बी पीक के लिए कर देना, और सी जो है आपका बेस लोड प्लांट के लिए उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 कह रहे हैं 5 हेनरी और 20 हेनरी के 2 इंडक्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं, इनके बीच म्यूचुअल इंडक्शन का मैक्सिमम मान कितना पॉसिबल है यदि लीकेज फ्लक्स 0 हो। माय डियर, म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कपलिंग फैक्टर इंटू √L1 × L2। मैक्सिमम के लिए जब गणना की जाए तो कपलिंग फैक्टर का अधिकतम मान इकाई हो सकता है, इसको मानते हुए आपको कैलकुलेशन करनी होती है। L1 का मान 5 है, L2 का मान 20, दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आप √ निकालते हैं तो उत्तर आता है 10 हेनरी। यानी मैक्सिमम वैल्यू 10 हेनरी हो सकती है, कब, जब कपलिंग फैक्टर का मान इकाई हो, और इसे हम परफेक्ट कपलिंग भी बोलते हैं। अगला सवाल है JFET के बारे में। पूरा नाम होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। जनरली इसमें 4 सिरे होते हैं, गेट, ड्रेन, सोर्स और बॉडी। वैसे बॉडी को शॉर्ट रखा जाता है, तो बाहर अपन को 3 टर्मिनल ही दिखाई देते हैं। HRC फ्यूज को रिवायरेबल फ्यूज की अपेक्षा महत्व हम ज़्यादा देते हैं, इसका कारण क्या है। सबसे पहला कारण है इसकी रप्चरिंग कैपेसिटी बहुत होती है, विदारण क्षमता MVA में होती है, यानी फॉल्ट के समय ये रिवायरेबल की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पावर सहन कर सकता है। लो टेम्परेचर राइजिंग, यानी इसमें खुद कोई ताप वृद्धि नहीं होती है। प्रचालन बड़ा तेज़ होता है। कहते हैं कि एक HRC फ्यूज एक शॉर्ट सर्किट को 0.013 सेकेंड में ओपन करवा देता है। डी उत्तर रहेगा। उपरोक्त तीनों विशेषताएं HRC फ्यूज में
रिवायरेबल की तुलना में ज़्यादा अच्छी पाई जाती है, इसलिए हम HRC फ्यूज़ को, पूरा नाम तो पता होगा, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी इसका पूरा नाम होता है। स्विनबर्न टेस्ट DC सीरीज मोटर पर कभी नहीं किया जा सकता, इसका कारण क्या है दोस्तों? वास्तव में स्विनबर्न टेस्ट एक तरह से नो लोड टेस्ट होता है और इसे हम केवल काल्पनिक टेस्ट भी बोलते हैं, यानी इसमें केवल कल्पना की जाती है। और हम सब जानते हैं कि सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के स्टार्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए यह टेस्ट सीरीज मोटर पर संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ए ऑप्शन रहेगा, ये नो लोड टेस्ट है, सीरीज मोटर को बिना भार के चला नहीं सकते, ये काल्पनिक टेस्ट होता है। शून्य भार पर सारे डेटा कैलकुलेट करके फिर कंपैरिजन किया जाता है कि आधे भार पर इतना हो सकता होगा, पूर्ण भार पर इतना होगा, और फिर इसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। DC मोटर से संबंधित निम्न में से कौन सा है? हेलिकल कॉइल, ये ट्रांसफार्मर से संबंधित होती है। शेडिंग रिंग शेडेड पोल मोटर से संबंधित होती है, या फिर मीटरों से संबंधित भी है। डमी कॉइल DC मोटर से संबंधित है। टर्शियरी वाइंडिंग, ये भी ट्रांसफार्मर से संबंधित है। साथ ही इन सब का आप अगर फंक्शन भी याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कौन कौन इस वीडियो के 22वें क्वेश्चन को देख रहा है मुझे ये भी पता लगेगा, सो आप इन चारों का फंक्शन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में आपके 4 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, मैं आपका कमेंट भी पढ़ूंगा, मुझे भी पता लगेगा कि ये बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। समय अभाव है, नहीं तो मैं ही एक्सप्लेन करवा देता, अगले किसी टेस्ट में आपको ज़रूर दूंगा। 23वां क्वेश्चन देखो, मूविंग आयरन यानी MI टाइप इंस्ट्रूमेंट की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? पहला ही ऑप्शन देखो, यूनिफॉर्म स्केल, तो इसका पैमाना जो होता है वो अरैखिक होता है, समरूप नहीं होता है। AC/DC दोनों पर यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग टॉर्क हाई होता है, लो कॉस्ट का है, ये तीनों विशेषता उसकी पाई जाती है। किसको एक इंसुलेटर की भांति काम में नहीं ले सकते? कॉपर को नहीं ले सकते दोस्तों, बहुत सिंपल है, ये एक चालक होता है। और स्ट्रॉन्गेस्ट डायामैग्नेट कौन है? तो बिस्मथ को सबसे मजबूत और प्रबलतम प्रतिचुंबकीय पदार्थ दोस्तों माना जाता है। माय डियर, ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ऐप डाउनलोड करें, वेबसाइट पर विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हो सके तो यार प्लीज़ इस वीडियो को अपने 2 दोस्तों को शेयर कर दो।